मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो कोलाइडल स्टेट चैप्टर है उसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है पायस, या यूँ कहिए कि द्रव सॉल, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, या फिर अपन इनको क्या कह सकते हैं, लिक्विड लिक्विड जो कोलोइडल सॉल्यूशंस हैं वो सब पाइस कहलाते हैं। अब पाइस क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। पाइस इमल्सन्स ऐसे कोलाइडी विलयनों को कहते हैं जिनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था यानी कि डिस्पर्स्ड फेज व डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही द्रव हों, अर्थात द्रव सॉल या द्रव कोलाइडी विलयन को ही इमल्सन्स या पाइस कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं एक द्रव की सूक्ष्म बूंदों को दूसरे द्रव में प्रक्षेपण हो जाता है या प्रक्षेपण करवाया जाता है तो जो सॉल बनता है उसे पायस कहते हैं। दूध भी एक ऐसा ही पायस है जिसमें क्या होता है, जिसमें द्रव वसाएं जो हैं वो जल में वितरित रहती हैं, लिक्विड फैट्स हैं जो वाटर में पायस हैं। पायस में प्राय एक द्रव जल होता है और दूसरा द्रव तेल होता है, अर्थात तेलीय द्रव होता है। उदाहरण के लिए यदि जैतून का तेल जो है को जब जल में और नाइट्रोबेंजीन को जल में मिलाया जाता है या हिलाया जाता है तो हमारे को पायस प्राप्त होते हैं। अब पायस का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार के से कर सकते हैं कि तेल में जल या जल में तेल। इस प्रकार से पायस जो है वो दो प्रकार के हो जाएंगे। पहला है तेल में जल और दूसरा जल में तेल। वाटर इन ऑयल, इनको वाटर ऑब्लिक ओ कहते हैं, W/O कहते हैं, यानी कि वाटर इन ऑयल्स इमल्सन्स हो गए। ये इस प्रकार के पायस जल की बूंदें प्रक्षिप्त प्रावस्था में तथा तेल की प्रक्षेपण माध्यम में होता है। उदाहरण के लिए मक्खन, कोल्ड क्रीम, क्रीम आदि, इनको तेलीय पायस कहते हैं। दूसरा है जल में तेल, इनको जलीय पायस कहते हैं क्योंकि जल की मात्रा ज़्यादा है। इनमें तेल की बूंदें प्रक्षिप्त प्रावस्था में तथा जल प्रक्षेपण माध्यम में होता है। उदाहरण के लिए दूध, वेनिसिंग क्रीम आदि। चित्र में भी दिखाया गया है कि यहाँ जो है जो बड़ी ड्रॉपलेट्स हैं वो तो ऑयल की हैं और ज़्यादा मात्रा में जो है वाटर है। इधर बड़ी ड्रॉपलेट तो वाटर की हैं और ज़्यादा मात्रा में ऑयल है। इस प्रकार से दो प्रकार के पायस हो गए। प्रक्षिप्त प्रावस्था व प्रक्षेपण माध्यम के अनुपात को बदलकर इन पायसों को एक दूसरे में भी बदला जा सकता है, अर्थात O/W से W/O या W/O से O/W में इनको परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे नाइट्रोबेंजीन में जल की अल्प मात्रा मिलाने पे W/O तंत्र बनता है और जल में नाइट्रोबेंजीन की अल्प मात्रा मिलाने पर O/W पायस बनेगा। अब पायस बनाने की विधियाँ कौन कौन सी है? मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ पायस, ठीक है। इमल्सन्स बनाने की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन्स। तो पायस बनाने की कौन कौन की विधियां हैं या बनाने की क्या विधि है उसके बारे में हम बात करते हैं। किसी भी पायस को बनाने की विधि पायसीकरण कहलाती है, यानी कि उसको जो बनाने का प्रोसेस है वो इमल्सिफिकेशन कहलाता है। इसमें उपयुक्त दो द्रवों को, एक बहुत कम मात्रा में तथा दूसरा बहुत अधिक मात्रा में यानी बल्क में, जब दोनों को लिया जाता है तो एक को तो बहुत ही कम मात्रा में और दूसरे को बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है। तो इन उपयुक्त दो द्रवों को मिलाकर तेजी से हिलाकर अथवा अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा पाइस बनाए जाते हैं। दोनों द्रवों के मिश्रण को कोलाइड मील जो है, मिक्सी होता है या होमोजिनाइजर होता है, उसमें मिलाने पर पाइस प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि उपयुक्त दो द्रवों को मिलाकर तेज़ी से मिलाते हैं, तेज़ी से हिलाते हैं, या फिर अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करके बनाते हैं, या फिर इसको कोलाइड जो मिक्सी होती है, कोलाइड मील होती है या चक्की होती है, उसमें डाला जाता है या होमोजिनाइजर में डाला जाता है और उनको मिलाया जाता है तो हमारे को पायस प्राप्त हो जाते हैं, इमल्सन्स प्राप्त हो जाते हैं। सामान्यतः पायस जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं तथा
दो विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। इन पायसों को स्थायी बनाने के लिए तीसरे पदार्थ की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है, अर्थात स्थायीकरण के लिए कुछ पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। उन्हें पायसी कारक कहते हैं या इमल्सिफाइंग एजेंट्स कहते हैं। यानी कि अगर क्या होता है कि दोनों दो उपयुक्त द्रव्य जिनको मिलाया जाता है वो थोड़ी देर बाद में या कुछ समय बाद में जो है वह सेपरेट हो जाते हैं। तो इन इमल्सन्स को इन पायसों को स्थायी बनाने के लिए बाहर से एक छोटी मात्रा में या बहुत सूक्ष्म मात्रा में कोई तीसरा पदार्थ मिलाया जाता है इसमें, वो जो इनको लंबे समय तक मिक्स रखता है, यानी कि उनको अलग अलग दोनों द्रवों को अलग अलग नहीं होने देता है। इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उसको इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं, उसको पाइसी कारक कहते हैं। ठीक है, तो ये मिलाना इनको कई बार बहुत आवश्यक है, अदरवाइज तो ये लंबे समय तक पायस के रूप में रह नहीं पाते दो द्रव्य जो होते हैं वो। सामान्यतः पायसी कारक के रूप में साबुन, अपमार्जक, प्रोटीन, गम, अगार अगार आदि का प्रयोग करते हैं। साबुन तथा अपमार्जकों में पायसी कारक गुण के कारण ही इनका उपयोग कपड़े व बर्तन धोने में अपमार्जक के रूप में किया जाता है। पायसी कारक जो होता है वो पायस के दोनों द्रवों के बीच अंतरापृष्ठीय तनाव को कम करके प्रक्षिप्त प्रावस्था की बूंदों के चारों ओर एक पतली झिल्ली या तह बना लेता है और उसको पास आने से रोकता है। उदाहरण के लिए उदाहरण अपन बताते हैं। उदाहरण के लिए होता क्या है, केरोसिन में जल का पायस बनाने के लिए काजल के कण जो है सूट पार्टिकल्स को पायसी कारक के रूप में या इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे चित्र में दिखाया गया है, ये है O/W प्रकार का जो है ऑयल इन वाटर में वाटर जो है प्रकार का पायस होता है, इमल्सन होता है। तो देखिए इसमें अंदर एक पार्टिकल वाटर की बूंद है, उसके चारों तरफ जो है सूट पार्टिकल है और ये केरोसिन में डूबा हुआ है, तो हमारे को पायस प्राप्त होता है। तो इसमें क्या होता है, वाटर जो पार्टिकल है दूसरा दिखाया हुआ है, वाटर पार्टिकल के चारों तरफ जो है एक लेयर होती है जो इमल्सिफायर के रूप में होती है और बाहर जो है वो जैतून का तेल है। इस प्रकार से अपन इनको दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इमल्सन्स। पायसों के जो हैं वो अनुप्रयोग क्या क्या हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो पहला उपयोग तो इसका मेटलर्जी में है, धातु निष्कर्षण में है। उस समय क्या करते हैं, धातु क्रम में धातु के सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में झाग उत्प्लावन विधि या फ्लोटेशन प्रोसेस में जो है वो पायसों को काम में लिया जाता है। में भी तेलीय पायस का उपयोग किया जाता है, या मेटलर्जी में जो फ्लोटेशन प्रोसेस होता है, झाग पलवन विधि होती है, उसमें तेलीय पायस का उपयोग किया जाता है। तो धातु एस इसमें होता क्या है, धातु एस के बारीक चूर्ण को जल में डालकर उसमें तेलीय पायस डालते हैं और वायु के बुलबुलों से झाग उत्पन्न करते हैं, जिससे धातु एस के कण तेल के साथ पायस बनाकर सतह पर तैरकर आ जाते हैं, जिनको एकत्रित कर लेते हैं। तो धातु के कण जो हैं वो पायस बनाकर ऊपर जो झाग होता है उसमें आता है, झाग को अलग कर लेते हैं, तो हमारे को क्या है, धातु के जो पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से अपन इनको मेटलर्जी के काम में लिया जाता है। फिर जो ड्रग्स इंडस्ट्री में है, यानी कि कई औषधियाँ बनाने में, मरहम बनाने में, क्रीम बनाने में, लोशन बनाने में आदि विभिन्न प्रकार के पायस काम में लिया जाता है। जैसे कोल्ड लीवर ऑयल है, बी कॉम्प्लेक्स आदि पायस है, कई प्रकार के हैं। मानव शरीर में जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है या पाचन क्रिया होती है, वो भी पायसीकरण के बिना संभव नहीं है। हमारे इस में होता क्या है, हमारे शरीर में जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें होता क्या है कि जब हम भोजन के साथ वसा या घी ग्रहण करते हैं तो उसका कुछ भाग आंतों के क्षारीय द्रव द्वारा सोडियम साबुन में बदल जाता है। इस प्रकार बना हुआ सोडियम साबुन शेष वसा व घी का पायसीकरण कर देता है, जिससे वह आंतों में आसानी से पच जाता है। नेक्स्ट है, साबुन और अपमार्जकों में पायसी कारक गुण के कारण ही उनका उपयोग जो है कपड़े या बर्तन धोने में किया जाता है। अब देखिए साबुन और अपमार्जन की जो क्रिया होती है उसमें होता क्या है उसको समझाते हैं
कि किस प्रकार से कपड़े धोने में जो है वह साबुन और डिटर्जेंट्स जो है वो काम में आते हैं या पाइसीकारक एजेंट के रूप में क्या होता है। साबुन और अपमार्जक में एक लंबी श्रृंखला जो है वो हाइड्रोजन श्रृंखला के सिरे पर एक आयनिक लवण समूह होता है। साबुन और अपमार्जक में होता क्या है कि एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के सिरे पर एक आयनिक लवण समूह होता है। जैसे उदाहरण के लिए सोडियम जो साबुन होता है वो सोडियम स्टीरेट होता है, जिसका फॉर्मूला हो गया C17H35COONA। तो इसका जो हाइड्रोकार्बन सिरा है उसमें तो C17H35 की एक लंबी कार्बन श्रृंखला है, और उसका दूसरा जो सिरा है वो आयनिक सिरा है जिसमें CO तो माइनस है और Na प्लस जो है वो प्लस चार्ज में है। तो सोडियम स्टीरेट जो है या साबुन जो है उसमें 17 कार्बन परमाणु की एक सतत सहसंयोजक हाइड्रोजन श्रृंखला होती है जिसे पूंछ कहते हैं, टेल कहते हैं, और COONA समूह होता है उसे सिर कहते हैं, यानी कि वो हेड कहलाता है। इस प्रकार अपमार्जक में भी सतत हाइड्रोकार्बन श्रृंखला पूंछ व आयनिक हेड होता है। तो साबुन जो हो गया उसमें एक तो टेल हो गई जो हाइड्रोकार्बन चेन है, और दूसरा जो है वो हेड हो गया जो उसका आयनिक पार्ट है। तो और जो टेल है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वो कोवलेंट है। तो जो साबुन हो गया उसमें एक कोवलेंट पार्ट है, दूसरा आयनिक पार्ट है, जैसा चित्र में भी दिखाया गया है। ये वाली जो पार्ट है ये तो क्या है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का पार्ट है, और ये कोवलेंट है। इसमें C17H35 जो होते हैं हाइड्रोकार्बन श्रृंखला या कार्बन की एक चेन होती है, और जो ये हेड दिखाया गया है इसमें COONA होता है। तो COO माइनस हो गया, नेगेटिव पार्ट हो गया, और Na जो है वो प्लस पार्ट हो गया, और ये पार्ट जो है वो आयनिक पार्ट है और इसको हेड कहते हैं। अब होता क्या है, साबुन और अपमार्जक का आयनिक सिरा ध्रुवीय विलायक जल में घुलनशील होता है, वह सिरा जल स्नेही होता है, जबकि शेष अणु सहसंयोजक अथवा अध्रुवीय होने के कारण चिकनाई व धूल में घुलनशील होता है, अतः जल विरोधी होता है। इस प्रकार धूल तेल का जल में पाइसी कारक है, इमल्सिफाइंग एजेंट है, जो पदार्थ ग्रीस या तेल को जल में पाइसीकृत करते हैं। मैल व धूल के कण कपड़ों से ग्रीस द्वारा चिपके रहते हैं। साबुन या अपमार्जक जल की उपस्थिति में कपड़े पर लगी ग्रीस या तेल को हटाकर ग्रीस का तेल के साथ आसानी से स्थायी पाइस बना देते हैं, और ग्रीस व उसके चिपके मैल के कण जल के साथ बह जाते हैं या जल में मिक्स हो जाते हैं। इस प्रकार साबुन या अपमार्जक साफ करने का कार्य करता है। अब नेक्स्ट आता है दूध भी पायस है। यह जल में वसा का पायस है, यानी कि इसमें एल्ब्यूमिन तथा केसिन पाइसी कारक होता है। फिनाइल या लाइजोल भी पायस है जो जीवाणुनाशक के रूप में काम में लेते हैं। अब आता है डी इमल्सिफिकेशन या विपाइसीकरण। विपाइसीकरण पाइसी कारक का अपोजिट प्रोसेस है, यानी कि दो द्रवों को अलग अलग करने का जो प्रोसेस है वो विपाइसीकरण कहलाता है। ठीक है, या यूं कहिए कि डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्जन फेज मीडियम से अलग करने में जो प्रोसेस काम में लिया जाता है वो विपाइसीकरण कहा जाता है। किसी पाइस का स्थायित्व उसके कणों का पृथक रखने वाली झिल्ली की दृढ़ता व उसके कणों के आवेश पर निर्भर करता है। यदि किसी पाइस में कोई ऐसा विद्युत अपघट्य मिला दिया जाए जो पाइसी कारक को नष्ट कर दे तो पाइस का स्कंदन हो जाता है, तथा ये प्रक्रिया जो है विपाइसीकरण कहलाती है, डी इमल्सिफिकेशन कहलाती है। अर्थात किसी पाइस को तोड़कर उसके दोनों अवयवों की सतह को पृथक करने की जो क्रिया है वही विपाइसीकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया में अपन क्या करते हैं, अपकेंद्रण करते हैं, छानना करते हैं, उबालना करते हैं, जमाना करते हैं, या फिर उपयुक्त विधि द्वारा उसमें विद्युत अपघट्य मिला दिया जाता है, जिसके कारण से दोनों की जो लेयर्स हैं यानी दो द्रवों की जो लेयर्स हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। उदाहरण के लिए अपकेंद्रण द्वारा दूध से क्रीम को पृथक करने की क्रिया जो है वो विपाइसीकरण का ही उदाहरण है। दूध अथवा दही की मलाई को मथ कर
उससे मखत प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो भी पाइसीकरण का ही उदाहरण है। यानी कि जो अपन दही दही में अपन जो घी निकालते हैं, उसको मथ कर, उसको च्युइंगम करके, उसको रोटेट करके जो है हम अगर घी प्राप्त करते हैं, वो प्रोसेस भी क्या कहलाता है, विपाइसीकरण का ही प्रोसेस होता है। इस प्रकार से अपन जो है वह डीमल्सिफिकेशन का प्रोसेस समझ सकते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और वो होगा जेल, यानी द्रव ठोस का जो कोलाइडी विलयन होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो अपन ने क्या पढ़ लिया, पहले सॉल पढ़ लिया। सॉल क्या होता है, जो है ठोस जो होता है वह द्रव में होता है। अब जो है फिर अपन ने द्रव द्रव पढ़ लिया। अब अपन जो है वो डिस्पर्स फेज जो है वो लिक्विड होगी, और जो डिस्पर्जन मीडियम होगा वो ठोस होगा, उसको जेल कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो है वो नेक्स्ट पढ़ेंगे, लिक्विड इन सॉलिड। पहले अपन ने पढ़ा था सॉलिड इन लिक्विड, फिर लिक्विड इन लिक्विड, अब लिक्विड इन सॉलिड, और उनको जेल्स कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे। धन्यवाद।